अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्फ्रेंस के रिकमेंडेशन पर एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिसर्च के लिए जॉइंट सेलेक्ट कमिटीज बनाए, इसकी रिपोर्ट को भी शामिल किया और साइमन कमीशन की रिपोर्ट को भी शामिल किया गया। इन सब के बेसिस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बना, जिसे सेकंड मार्क्वेस ऑफ ज़ेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जो सेकंड माइलस्टोन बना रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, जो लेंथी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें ब्रिटिश इंडिया और द प्रिंसली स्टेट्स शामिल थे। ब्रिटिश इंडिया को फेडरेशन ज्वाइन करना कंपलसरी था, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के लिए कंपलसरी नहीं था। प्रिंसली स्टेट ने फेडरेशन को ज्वाइन नहीं किया, जिसके कारण ये कभी कामयाब नहीं हो पाया। किस सब्जेक्ट पर कौन कानून बनाएगा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो थी फेडरल लिस्ट जिसमें 59 सब्जेक्ट्स रखे गए, जो सेंटर के अंडर थे। प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें 54 सब्जेक्ट्स रखे गए, जो प्रोविंसेस के अंडर आते थे। कंकरेंट लिस्ट जिसमें 36 सब्जेक्ट्स को रखा गया, जो दोनों के तहत आते थे। और वाइसरॉय को रेजिजुअल पावर्स दी गई। अब देखते हैं प्रोविंसेस में क्या क्या चेंजेस हुए। ब्याकी को अबॉलिश करके उसकी जगह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बनाई गई। गवर्नर को हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव बनाया गया। गवर्नर को एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स की तरफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते थे। लेजिस्लेचर के पास मिनिस्टर्स को रिमूव करने की शक्ति थी, जो 1937 में इफेक्ट में आया और 1939 में डिसकंटिन्यूड हो गया। अब देखते हैं सेंटर में क्या क्या चेंजेस हुए। ब्याकी को अडॉप्ट किया। फेडरल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइडेड थे, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में आते थे डिफेंस, चर्च रिलेटेड, एक्सटर्नल अफेयर्स, प्रेस, पुलिस, टैक्सेशन, जस्टिस, पावर, रिसोर्सेज एंड ट्राइबल अफेयर्स। इसे गवर्नर जनरल 3 काउंसिलर्स की हेल्प से कंट्रोल करता था, जिन्हें वही अपॉइंटेड करता था। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में आते थे लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ आदि। ये गवर्नर जनरल अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ एडमिनिस्टर करता था। 11 प्रोविंसेस में से 6 प्रोविंसेस में बाइकैमरल को इंट्रोड्यूस किया गया, जो थी बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और द यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसमें काउंसिल ऑफ स्टेट्स और फेडरल असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अपर हाउस कहते, जो एक परमानेंट बॉडी थी जिसका टर्म 3 इयर्स था, जैसे आज के समय राज्यसभा है। फेडरल असेंबली, जिसे लोअर हाउस कहते, इसका टर्म 5 इयर्स था। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में ब्रिटिश इंडिया से 156 मेंबर्स और प्रिंसली स्टेट से 101 मेंबर्स आते। इसी तरह फेडरल असेंबली में ब्रिटिश इंडिया से 250 और प्रिंसली स्टेट 125 मेंबर्स आते थे। इस एक्ट के तहत इंडियन काउंसिल को अबॉलिश कर दिया और इस एक्ट ने पहली बार इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें कुल जनसंख्या के लगभग 10% लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। इस एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया। इस एक्ट के तहत फेडरल, प्रोविंशियल एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस एस्टैब्लिश किया गया। फेडरल रेलवे अथॉरिटी को सेटअप किया ताकि इंडियन रेलवेज पर कंट्रोल रखा जा सके। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हो गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। फेडरल कोर्ट को दिल्ली में एस्टैब्लिश किया ताकि प्रोविंसेस के बीच के डिस्प्यूट्स और सेंटर एंड प्रोविंसेस के बीच डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व किया जा सके, जिसमें 1 चीफ जस्टिस और 6 से अधिक जजेस नहीं होने चाहिए, जो 1937 में सेटअप हुआ। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस ने रिप्लेस कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट अस आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।